देखिए जो है बिहार बोर्ड के छात्रों का जो है 10 क्लास का क्लास है। हमारा जो टॉपिक है वो शब्द भेद है। और देखिए शब्द भेद है। शब्द के जो है कई तरह से विद्वानों के अनुसार भेद बताए गए हैं और उसके शब्द की प्रकृति पर इन भेदों का जो है निर्धारण किया गया है। जैसे शब्द की उत्पत्ति, शब्द के अर्थ, उसके विकास, उसका उद्गम स्थल और उसके अर्थ की जो है महानता, इसी आधार पर लगभग या शब्द के परिवर्तित होने की जो व्यवस्था है जिसे आप विकारी और न परिवर्तन होने पर अविकारी कह देते हैं, इसी के आधार पर चूंकि शब्द जो है वो महा जो है नाम है और महानाम जो है उसकी गिनती हम नहीं कर सकते, उसे हम अनकाउंटेबल कर सकते हैं, अगणनीय है वह। इसलिए जो है हम अब बता रहे हैं आप लोगों को कि शब्द के जो भेद हैं वो उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। उद्गम की दृष्टि से शब्द भेद। देखिए यहां जो है उद्गम की दृष्टि से, उद्गम माने होता है जहां से वो निकला, जहां से वो आया, उसको हम जो है उद्गम कहते हैं। उद्गम माने जहां से वो निकला है, जहां से वो आया है, उसको हम उद्गम कहते हैं। जहां से उसका स्रोत बना है, जहां से वो जो है हमारे पास पहुंचकर आया है, इसी को हम उद्गम कहते हैं। इसकी दृष्टि से शब्द के जो है 4 भेद होते हैं। यानी इसके जो है इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। परंतु अगर आप बहुत थोड़ा जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि इसके कुल भेद जो हैं, इसके कुल भेद 5 होते हैं। 5 होते हैं। और प्रश्न यह है कि 4 भेद तो आप सभी जानते हैं, 4 भेद तो आप सभी जानते हैं, परंतु मैंने कहा इसके कुल जो है 5 भेद होते हैं। थोड़ा सा चौंकाने वाली बात होगी यहाँ। हम ध्यान दें, इसके 5 भेद कौन कौन होते हैं, उसमें 4 भेद और 5वां भेद भी आ जाएगा। यानी इसके कुल भेद 5 होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है जो है तत्सम, दूसरा है तदभव और तीसरा है अर्ध तत्सम, अर्धतत्सम, चौथा है देशज और 5वां जो है वह विदेशक। ये जो है इसके 5 भेद कुल मिलाकर कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। और हालांकि विद्वानों के अनुसार मुख्यतः 4 माने गए हैं। हम आज धीरे धीरे 5 का जो है आपके सामने जो है रखेंगे, उसके विचारों को आप धीरे धीरे देखें। यानी पहला जो है वह तत्सम है, तत्सम। अब तत्सम को मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि यदि किसी विषय वस्तु को यदि सम्यक रूप से उसके अर्थों को यदि जानना है, यदि उसके अर्थों को समझना है, तो करना क्या है कि पहले हम इसका विखंडन करेंगे, इसका टुकड़ा करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, इसको अलग करेंगे। और जब अलग करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कुछ न कुछ अर्थ हमारे मन पटल पर या हम उसको जो है कुछ न कुछ लगा लेंगे। जैसे तत्सम को हम अलग करें, तत् और प्लस सम, इसे हम हिंदी में धन कहते हैं। हिंदी में इसको जो हम क्या कहते हैं, धन कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे जो हम प्लस कहते हैं।
तत् और सब, तत् का अर्थ क्या होता है इसे हम समझें। जैसा कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड के छात्र हैं, बताना तो है नहीं, आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो है संस्कृत में जैसे स माने वह होता है, और यह जो है पुल्लिंग के लिए है, और सा माने भी वह होता है, यह जो है स्त्रीलिंग के लिए होता है। और तत् जो अभी दिया है आपके सामने, वह तत् माने वह जो है वह नपुंसक लिंग के लिए दिया है। अब हम लोग को यह समझना है कि स, सा और तत्, यहाँ स माने वह पुल्लिंग के लिए है, सा माने वह स्त्रीलिंग के लिए है, और तत् माने वह जो है नपुंसक लिंग के लिए है। अब यहाँ तत् माने वह है, तत्व का अर्थ है, यदि हम थोड़ा सा अपने ज्ञान को और भी थोड़ा उच्च स्तर पर ले चले तो तत्व का अर्थ तत्व होता है। तत्व का अर्थ जो है तत्व होता है, और तत्व का मतलब मूल जड़ होता है। जहां से तत्व क्या है, वो मूल है, और इसके बिना हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा की ओर ही यह तत्व इशारा कर रहा है। लेकिन ध्यान देंगे, यह हिंदी में जो है इस तरह की बातें हैं, लेकिन मैं यह कहूं कि यदि किसी भी भाषा से निकला हुआ शब्द यदि अपने मूल रूप में आता है, यदि किसी भी भाषा से निकला हुआ शब्द यदि अपने मूल रूप में आता है तो उसे जो है हम तत्सम ही कहेंगे, चाहे वो किसी भाषा का हो। लेकिन खास तौर से हिंदी भाषा में यह एक रूढ़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देंगे, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि तत्सम जो है वो किसी भी भाषा के मूल शब्द जब उसी रूप में निकलते हैं तो उसे जो है हम तत्सम ही कहते हैं, उसको जो है हम दूसरा चीज नहीं करते हैं। इसलिए पहले तत् और सम का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब हम यह बताएंगे कि संस्कृत के शब्द यथावत हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अब इस तरह से जैसे देखिए अग्नि ले लीजिए, अग्नि जो है यह जो है आपको अग्नि जो है काष्ठ है, काष्ठ ये हिंदी में कज्जल है, कज्जल लिया जाए, कज्जल ये जो है यथा यानी अग्नि काष्ठ कज्जल ये सभी जो है ये तत्सम शब्द हैं, क्योंकि ये संस्कृत से आए हैं। कहां से आए हैं? संस्कृत से, संस्कृत भाषा से, और अपने मूल रूप में हिंदी में भी उसी तरह जो है प्रयोग में आ जाते हैं, प्रयोग में उसी रूप में आते हैं। यानी संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हिंदी में भी यदि अपने मूल रूप में ही विद्यमान हो तो उन्हें हम जो है तत्सम शब्द कहते हैं, उन्हें जो है हम तत्सम कहते हैं। इसको जो है थोड़ा नोट किया जाए, उसके बाद जो है तुरंत फिर हम जो है तद्भव के विषय में बता रहे हैं। हाँ बोलिए बाबू, क्या है? नहीं लोग रहा है। अच्छा देखो बाबू, देखिए ध्यान से, थोड़ा बढ़िया से देखिए। धुंधला लग रहा है। अरे तो लिखे तो बड़ा सही है और क्लियर है, उसको देखिए ना, थोड़ा सा फैला कर देखिए।
क्या है बाबू? नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा सुनाई देगी जब मैं पढ़ा, अभी लिखिए, नोट कर लीजिए। साफ नहीं दिखाई दे रहा था, साफ करो उसको, साफ कीजिए। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। अब दूसरा जो है आपको तद्भव है। तद्भव देखिए, मैं बताया हूं अभी अभी कि जो है किसी भी शब्द को यदि उसके अर्थों को जानना हो तो उसको जो है विखंडित कीजिए। आप विखंडित करेंगे तो यहां भी तत्व होगा और प्लस भव होगा। अब देखिए, अभी मैं था तत् सम माने ठीक बराबर, और यहां तत् का अर्थ वही हो गया, लेकिन भव मन होता है पैदा होना। इसका अर्थ होता है पैदा होना या निकलना, निकलना। और तत्काल तो वह है यानी वह पैदा होता है। यानी अब इससे हम समझ जाएंगे कि यानी तद्भव जो है वह जैसे तत्सम जो शब्द है उसका जो है हिंदी रूप है। यानी संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत शब्द जब हिंदी में रूपांतरित होते हैं, यदि संस्कृत शब्द यदि हिंदी में बदलते हैं या उसका हिंदी अर्थ हम जानते हैं, रूपांतरित होते हैं, तो उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं, उसको जो है तद्भव कहेंगे। यानी संस्कृत शब्द जब हिंदी में रूपांतरित हो जाएंगे तो उन्हें हम जो है तद्भव कहेंगे। जैसे उदाहरण ले लीजिए, संस्कृत शब्द अग्नि कहा मैंने, अग्नि, जैसा कि वो मैं अभी बताया हूं आप लोगों को कि अग्नि माने आग होता है, और इसका अर्थ हो गया आग, आग। और यह जो है अग्नि जो है यह तत्सम है, तत्सम है, परंतु आग जो है वह तद्भव है, तद्भव। चूंकि कारण इसका है कि यह मूल रूप में आया है, और इस मूल रूप के बाद तद्भव, इसके बाद उसका पैदा हुआ। अग्नि का हिंदी अर्थ आग होता है, इसलिए यह तद्भव हो गया है। अब आप समझ गए होंगे कि तद्भव क्या है। संस्कृत के वैसे शब्द जो रूपांतरित होकर के, बदल करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उनको जो है हम तद्भव कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? तद्भव कहते हैं। क्योंकि आप समझें कि जो है यह जो है तद्भव है, यानी उसका बहुत ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आप कितना उदाहरण दें, आप कज्जल का काजल होता है, कज्जल तत्सम है, जबकि काजल जो है वह आपको तद्भव है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे काष्ठ है, काष्ठ माने लकड़ी होता है, और उसका जो लकड़ी है वो जो है तद्भव है। आप इस तरह से अनेक शब्द, चूंकि शब्दों की संख्या का कोई अभी आता पता है नहीं कि कितने कुल हैं, इसलिए मुझे बता पाना भी यह जो है ठीक नहीं है। अब आप केवल समझें कि इस तरह से तद्भव जो है वह संस्कृत का बदला हुआ शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होता है वो जो है तद्भव कहलाता है, वह जो है तद्भव कहलाता है। इसलिए अब आइए तीसरा है, इसको हम बताएं आप लोगों को, और अब जैसा कि हम जानते हैं कि शब्द जो है एकाएक बदलाव में नहीं आते हैं। हमारी भाषा जो है एकाएक हिंदी में नहीं
ये हमें मालूम करना है। सबसे पहले जो है तत्सम जो है पाली के रूप में, पाली के बाद जो है फिर आया जो है अपभ्रंश रूप में, और फिर आया जो है वो हिंदी के प्राकृत के रूप में, फिर हिंदी के रूप में। यानी उसका एक बदलाव हुआ, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, उसके बाद तत्पश्चात हिंदी में आया। तो अर्ध तत्सम का मतलब होता है जो आधा संस्कृत हो, आधा संस्कृत, वैसे शब्द जो पूर्णतः न तो तत्सम है न ही तद्भव, उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। अब देखिए, वैसे शब्द जो पूर्णतः न तो तत्सम है और न तद्भव। अब आप पूछेंगे कि सर तो कैसे जो है हम जानेंगे कि अर्थ तत्सम है। देखिए, यानी तत्सम और तद्भव के बीच के शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए, अब इसको जो है हम धीरे धीरे जो है समझाएंगे आप लोगों को कि ये जो है कैसे बने। अभी देखिए, इसका रूप बना लीजिए तत्सम, फिर बनाइए जो है अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम, और फिर इसके बाद जो है यहाँ तद्भव। अब स्पष्ट हो जाएगा। यहां जैसे मैंने मान लीजिए कि अग्नि ले लिया, अग्नि यहां हो गया अग्नि, और इसका जो हो गया आग हो गया, आग हो गया। देखिए यहां तत्सम, अर्ध तत्सम और तद्भव। जैसे आप ले लेंगे दूसरा कार्य, फिर ले लेंगे यहां कारज, और यहां जो है काज। अब देखिए, इस तरह से जो है तत्सम और तत्सम और तद्भव के बीच की जो कड़ी है वह अर्ध तत्सम कहलाती है। अभी मैंने जैसे बताया, जैसे और ले सकते हैं आप स्पष्ट करने के लिए, चूर्ण, यहां जो है चूरन, और यहां जो है चूर या चूर्ण, ये कह सकते हैं। यानी इससे आपको स्पष्ट हो गया कि अर्ध तत्सम भी जो है वह उद्गम की दृष्टि से जो चार भेद हैं वो चार नहीं बल्कि कुल मिलाकर 5 भेद हैं। क्योंकि इसका विकास जो हुआ है एकाएक जो है, यह तद्भव अग्नि का आग नहीं बन गया, अग्नि का आग नहीं बना, ये कार्य का जो है काज नहीं बना, यह चूर्ण का चूर या चूर्ण नहीं बना। इसमें अर्ध तत्सम यानी जो अपभ्रंश है वो यहाँ शुरू हुआ, और अपभ्रंश जो है वही अर्ध तत्सम है। जैसे अग्नि, कारज और चूरन है, इसलिए जो है यह अर्ध तत्सम जो है यह शब्द भेद उद्गम की दृष्टि से ये तीसरा भेद है। ठीक है, नोट करें। फिर उसके बाद 2 भेद और हम लिखवा रहे हैं, इसे नोट करें। बताया, उसके बाद जो है अब चौथा भेद जो है आपका है देशज। और मैं पहले ही बता दिया हूं बाबू कि देशज का मतलब क्या है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि आप इसका विखंडन करें। अब देखो, देखिए यहां जो है देश हम कर लेते हैं, यहां प्लस जो कर लेते हैं। अब देश का मतलब यहां हम स्वदेश से लेंगे। देश का मतलब क्या लेंगे? स्वदेश। स्वदेश का मतलब क्या होता है? अपना देश। यानी हमारे देश में जन होता है जन्म लेना, जन्म लेना। यानी कुछ ऐसे शब्द बहुतायत मात्रा में मिलते हैं हमारे हिंदी भाषा में, इतने बहुतायत मात्रा में शब्द मिलते हैं
कि उनका जो है मुख्य रूप से, मूल रूप से उनके उद्गम का पता लगाना बिल्कुल कठिन हो जाता है। कहां से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, किसने पैदा किया, ये समझ पाना भी मुश्किल लगने लगता है। उस स्थिति में हम जानते हैं कि उन्हें जो है देश माने होता है अपने देश में, जन्म माने जन्म लेना। यानी अब इसका अर्थ आप शॉर्ट में समझ गए, अब क्लियर में समझिए। अब यह है हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे देश की भाषा जब शब्दों में प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है तो इन्हें देशज कहते हैं, देशज कहते हैं। अब देखिए हमारे देश में, हमारे देश की भाषा जब शब्दों में प्रयुक्त होती है, यानी हमारे देश की भाषा कुछ अपने स्वयं अपने आप जो है वह शब्द का निर्माण करती है, गढ़ने का काम करती है, और वो हमारे देश में केवल मिलता है, दूसरे देश में वो भाषा, वो शब्द नहीं मिलते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को हम देशज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम फुनगी कहते हैं, फुनगी। अब फुनगी मान होता है सबसे ऊंचा भाग, यानी वृक्ष का सबसे ऊंचे भाग को हम फुनगी कहते हैं। यह शब्द जो है कहीं दूसरे देश में जो है नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए हम लोटा कहते हैं, लोटा। हम कहते हैं जो है नारा। बहुत अनेकानेक शब्द है। लौ कहते हैं हम लोग, लौ। ये सभी जो है ये जिसे आप शुद्ध भाषा में लाठी कह देंगे, लेकिन ये शब्द जो है हमारे देश में, हमारे देश की भाषा के रूप में आते हैं। इसलिए जो है जैसे फुनगी, लोटा, नारा, डोरी, जिसे शुद्ध रूप में हम रस्सी कहते हैं। लेकिन हमारे देश के हमारे पूर्वजों ने इन शब्द का निर्माण किया है, इसलिए इसे हम जो है देशज कहते हैं। यानी देश माने स्वदेश, अपने देश में, जन्म माने जन्म लेना, यानी जो अपने देश में जो भाषा जन्म ली है, जो शब्द जन्म लिए हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज जो है कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है पांचवा है आपका विदेशज। अब ऐसा तो नहीं कि हम वहां देश प्लस ज करेंगे तो यहां विदेश प्लस ज नहीं करेंगे, यानी एक ही सूत्र हर जगह रहेगा। अब देखिए यहां विदेश और प्लस ज। अब देश मैंने कहा यानी स्वदेश, और विदेश मैंने कहा हो गया परदेश, परदेश यानी अन्य देश, अन्य देश, अन्य देश यानी दूसरे देश से जो है। अब जो माने जो है जन्म लेना, जन्म लेना, यानी वैसा शब्द जो विदेश से आकर के, वैसे शब्द जो विदेश से आकर के और हमारे हिंदी भाषा में जो है वो स्वीकार कर लिए गए हैं, वैसे शब्द, वैसे शब्द, वैसे शब्द जो विदेश से आकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम विदेशज कहते हैं। यह था जैसे आप ले लीजिए डॉक्टर, डॉक्टर लीजिए, इम्तहान लीजिए, इम्तहान, इम्तहान लीजिए, जो है हाजिरी ले लीजिए। इसके बाद बहुत सारे शब्द विदेशज आए हैं, इंजीनियर ले लीजिए। ये सभी शब्द जो है विदेशी शब्द हैं, लेकिन जैसे पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, यूरोपियन है, लैटिन है, कई शब्द जो विदेश से आए हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशज कहते हैं। तो आपको
अब शब्द भेद के विषय में पूर्ण रूप से समझ में आ गया कि शब्द भेद जो है वो 5 होते हैं, तत्सम, तदभव, अर्ध तत्सम, देशज और विदेशज। आज जो है इतना ही, फिर दूसरे दिन हम जो है आप लोगों को इसके आगे बढ़ाएंगे कि और जो है टॉपिक हम बता देंगे, उसके बाद आगे जो है